Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आईआईएससी ने डेवलप कर लिया है एक नया अप्रोच जिसमें कैंसल सेल्स को पहले ही डिटेक्ट किया जा सकेगा और किल किया जा सकेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेशम्स लॉ के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे निपा वायरस के बारे में जिसका एक आउटबर्स्ट हमें देखने मिला है केरला में। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट ईस्टर्न लीबिया जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लड की कंडीशन हमें देखने मिल रही है, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर आपको यहाँ देखने मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे रोड चैनल के बारे में। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट फिनोमेना एंड द फूड सिक्योरिटी एंड लास्टली हम कवर करेंगे राजनाथ सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया है न्योमा एयरफील्ड का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है हमें आईआईएससी के बारे में। देखिए आईआईएससी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इन्होंने डेवलप कर ली है एक नई अप्रोच। क्या अप्रोच? जहाँ पर पोटेंशियल डिटेक्ट किया जा सकता है और कैंसर सेल्स को बहुत आसानी से यहाँ पर इरेडिकेट किया जा सकता है। ओके, अब देखिए समझना है आखिर ये सब चल कैसे रहा है। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि भाई हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स इन्होंने यहाँ पर बनाया है। किस चीज़ को मिलाकर? गोल्ड और कॉपर सल्फाइड को, जिसकी वजह से एक मल्टी फंक्शनल नैनो पार्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे जो कि कैंसर को डिटेक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम इन नैनो पार्टिकल के बारे में आगे चर्चा करें तो यहाँ पर इनके अंदर एक फोटोथर्मल कैपेबिलिटी है, विच मीन्स ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए। मोर ओवर इफ वील से तो दे प्रोड्यूस सिंगलेट ऑक्सीजन एटम्स जो कि फर्दर कंट्रीब्यूट कर जाता है सेल्स टॉक्सिसिटी के लिए। सो बेसिकली यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म की बात की जा रही है जहाँ पे नैनो पार्टिकल जो कि एम्प्लॉय करता है फोटोथर्मल और ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म को, दोनों को ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा टू टारगेट एंड एलिमिनेट कैंसर सेल्स वेरी इफेक्टिवली। सो बेसिकली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोटोथर्मल इफेक्ट आपको देखने मिला, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको देखने मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर फोटो ऑक्टियस प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने मिल रही है। फोटो ऑक्टियस इफेक्ट का मतलब होता है नैनो पार्टिकल्स की वो एबिलिटी जहाँ पर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड वेव्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी जो है ये मदद करती है डिटेक्ट करने में कैंसर सेल्स को विथ हाई कॉन्ट्रास्ट, particularly when the nanoparticles reach them। यहीं पर जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं ये एक बहुत अच्छा इमेज रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। साउंड वेव यहाँ से स्कैटर होंगी, जैसे ही टिश्यू के थ्रू जब ये पास होंगी तो ये स्कैटर कर जाएंगी, रिजल्ट इनटू हमारे पास एक बहुत क्लियर कट पिक्चर होगी कि कैंसर सेल्स कहाँ पर हैं। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर भी करेगी विद इन ट्यूमर्स और साथ ही उसकी डिटेक्टेबिलिटी को भी बढ़ा देगा, जो कि अपने आप में एक विन विन सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि हमें क्या एडवांटेजेस यहाँ पर देखने मिलेंगे। देखिए ये जो नया नैनो पार्टिकल है ये बहुत सारे एडवांटेजेस दे रहा है जब आपको कैंसर से लड़ाई लड़नी हो। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मेथड है, जो ट्रीटमेंट है जिसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग होती है, उसमें इसकी मदद ली जा सकती है। ट्रेडिशनल इमेजिंग मेथड जिसे हम सीटी स्कैन या एमआरआई यहाँ पर करते हैं, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है फॉर द इंटरप्रिटेशन। बट नैनो पार्टिकल्स का जब यहाँ पर यूज़ किया जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और क्लियर इमेज आपके सामने प्रोवाइड कर देंगी। सो एक अपने आप में बहुत क्लियर है, इजी डिटेक्शन मेथड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं दे यूजुअली जनरेटेड बाय द नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पर अब होगा क्या, नैनो पार्टिकल्स के थ्रू आपको एक अल्ट्रासाउंड वेव्स यहाँ पे जनरेट आपको देखने मिलेंगी, जिससे जो इमेज क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने मिलेगी। साथ ही ऑक्सीजन का क्या लेवल है किसी भी ट्यूमर में, उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है विद द सेम टेक्नोलॉजी। तो अगर आगे हम बात करें तो ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, केवल और केवल आपको 8 mm की साइज़ या उससे छोटे देखने के लिए मिलेंगे, विच मीन्स इनकी पोटेंशियलिटी यहाँ पर बन जाती है टू नेविगेट द टिश्यू एंड रीच ट्यूमर्स मोर इफेक्टिवली रादर देन आर ट्रेडिशनल मैथड।
ऑल्सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन लीव द ह्यूमन बॉडी नेचुरली। मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन का या फिर फर्दर किसी सेफ्टी इशू के रिस्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इनिशियल टेस्ट जो भी यहाँ पर किए गए हैं इन दी लेबोरेटरी, उसमें लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स, इनको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया गया और एक बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिले हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम समझ लेते हैं कैंसर सेल्स और ट्यूमर सेल के बारे में। देखिए यूजुअली जब हम कैंसर सेल्स की बात करते हैं तो ये नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं और ये हमारी बॉडी में बेसिकली करने क्या वाले हैं। ओके, सो इवन दो वी कैन से द कैंसर इज कॉमन, तो देयर आर एक्चुअली मैनी स्टेप जहाँ पर आपको नॉर्मल सेल जो है वो एक कैंसेरियस सेल में टर्न होता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल सेल होते हैं ये अपनी एक कैपेसिटी पर पहुंचने के बाद ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, लेकिन कैंसेरियस सेल्स अपने आप में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं। वहीं अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो भाई ये सिग्नल्स जो दूसरे सेल्स यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन कैंसेरियस सेल्स किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। आपको पता है जैसे हर सेल की एक लाइफ साइकिल होता है, ऑल्सो विल से जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स के मुकाबले कैंसर सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते सिग्नल्स का। दे टिपिकली इंस्ट्रक्ट सेल्स टू स्टॉप डिवाइडिंग और अंडर ग्रो प्रोग्राम, एक डेथ आपको देखने मिलती है जो कि यहाँ पर नहीं होता है। भाई अगर हम ट्यूमर्स की बात करें तो एक ट्यूमर एक तरीके का सेल है जो कि सबसेट होता है कैंसर सेल्स का, जिसके अंदर आपको एक एग्रीगेटेड मास देखने मिलेगा, एक लंप देखने मिलेगा, एबनॉर्मल टिश्यू बॉडी में कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज़ नोन एज द ट्यूमर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आप ये इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पोटेंशियल फैक्टर यहाँ पर दिखाई देंगे जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, जैसे वायरस, हेरिडिटी, यूवी रेडिएशन, बहुत सारे केमिकल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सेल डिवीजन। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेशम्स लॉ के बारे में। क्या होगा जब गवर्नमेंट फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में यहाँ पर डिसाइड करती है। चलिए पूरे आर्टिकल को समझने के पहले हमें जानना होगा ग्रेशम्स लॉ के बारे में, जिसको हम इस पैराग्राफ के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। ग्रेशम लॉ की बात करें तो इकोनॉमिक का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसका ओरिजिनेशन हमें देखने मिला था सर थॉमस ग्रेशम के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने, जो कि फाउंडर है रॉयल एक्सचेंज सिटी ऑफ लंदन के, 1519 से लेके 1579 तक के टाइम पीरियड की बात करेंगे। सो जो एसेंस है ग्रेशम लॉ को, उसको समराइज अगर मैं करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा ये टर्म। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से समझिए कि जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट को बिटवीन टू करेंसी एट अ लेवल डिफरेंस फ्रॉम द मार्केट रेट, तब आपको ग्रेशम्स लॉ दिखाई देता है। यूजुअली इसके इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होंगे कि आपको अंडर वैल्यूड करेंसी गोइंग आउट ऑफ सर्कुलेशन, वेयर इज द ओवर वैल्यूड करेंसी रिमेन्ड बट इट लेग्स द बायर। ओके, अब यहाँ पर लॉ का रिजल्ट क्या होगा, करेंसी शॉर्टेज आपको देखने मिल जाएगी, डिमांड एक्सीड हो जाएगी। और क्यों ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड प्राइस है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी इसको समझा देती हूँ। ग्रेशम का सिद्धांत कुछ इस तरीके से है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से यहाँ पर बाहर कर देता है, जो लाइन आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। विच मीन्स होगा क्या, देखिए जब दो गवर्नमेंट हैं, जब किसी गवर्नमेंट ने क्या करा है, दो मुद्रा, मतलब जो दो मुद्रा या फिर मुद्राओं के बीच में एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर के एक प्रपोर्शन को, अनुपात को निश्चित कर देंगी और वह बाजार के विनिमय दर से भिन्न होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी जिस मुद्रा की कीमत बाजार दर से नीचे के स्तर पर तय होती है वो प्रचलन से बाहर हो जाएगी, और दूसरी जो कि अधिक मूल्य वाली मुद्रा है जो प्रचलन में है तो वो वही रहेगी, लेकिन उसको जो पर्याप्त खरीदार है वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरीके से भी हमें समझना होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक एक्सप्लेनेशन वे में आप समझिए कि इमेजिन करिए एक कंट्री है जहाँ पर गोल्ड कॉइन और कॉपर कॉइन दोनों करेंसी के रूप में यूज़ होते हैं। आप अगर इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी बहुत आसानी से समझ आएगा ग्रेशम्स लॉ। सो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इंडिया में गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स दोनों का यूज़ किया जा रहा है एज ए करेंसी। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हम एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देते हैं।
और इन्होंने बोला कि 10 कॉपर कॉइन्स इक्वल हो जाते हैं, सपोज इधर लिख देती हूँ, 10 कॉपर कॉइन्स आर इक्वल इन वैल्यू टू 1 गोल्ड कॉइन। ठीक है, मतलब 10 कॉपर कॉइन्स की वैल्यू उतनी ही है, इक्वल है एक गोल्ड कॉइन के, इवन दो द मार्केट वैल्यूज देम डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के हिसाब से शायद 10 कॉपर कॉइन की जगह 200 या 100 कॉपर कॉइन्स की कीमत एक गोल्ड के कॉइन के बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन, जो लोग हैं वो होर्ड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, and they started hoarding and using gold coins because they are more valuable now। अब उनको पता है कि भाई गोल्ड के कॉइन की वैल्यू ज़्यादा है, एंड दे विल स्पेंड कॉपर कॉइन्स। क्यों? क्योंकि भाई उसकी यहाँ पर क्या हो गई, कीमत कम हो गई। ठीक है, कि और यहीं पर कॉपर कॉइन को क्या समझा जाने लगेगा, बैड मनी। ओके, इन एवरीडे ट्रांजेक्शन पीपल विल स्पेंड अ लॉट ऑफ कॉपर कॉइन्स एंड दे विल कीप द गुड मनी, जिसको यहाँ पर गोल्ड माना जा रहा है, फॉर देम सेल्फ। एवेंचुअली होगा क्या, जो सर्कुलेशन होगा कॉपर कॉइन्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। आप समझिए भाई, लोग गए मार्केट में और वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर कॉइन्स को बेच रहे हैं, लेकिन जितना गोल्ड है उसको सिक्योर करके रख रहे हैं। रिजल्ट इन टू कॉपर कॉइन्स का सर्कुलेशन मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। वहीं जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनकी स्कैरसिटी आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। यही है ग्रेशम्स का लॉ, जो क्या बोल रहा है कि आपको बैड मनी ड्राइव्स आउट दी गुड वन। ओके, सो रिजल्ट इनटू जो अंडर वैल्यूड कॉर्पोरेट करेंसी है वो मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड इट इज़ पुशिंग आउट दी वैल्यूएबल गोल्ड करेंसी फ्रॉम एवरीडे यूज। सो यही था ग्रेशम का लॉ। सो यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, तो क्या ग्रेशम लॉ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? यस, वी हैव ऑल्टरनेटिव। इसको बोला जाता है, लेट मी राइट डाउन इट फॉर यू पीपल। ठीक है, आप भी लिख लेंगे, THIERS। ओके, थायर्स लॉ। ओके, ये क्या बोलता है, गुड मनी ड्राइव्स आउट दी बैड वन, विच मीन्स जब लोगों के पास फ्रीडम होती है टू चूज बिटवीन करेंसी, सो दे प्रेफर हाई क्वालिटी करेंसी। ये बोलता है थियर्स लॉ। चलिए, ग्रेशम्स लॉ के कुछ रिसेंट एग्जाम्पल के बारे में समझे तो हमें श्रीलंका का कॉन्टेक्स्ट याद आ जाएगा। ग्रेशम्स लॉ यहाँ पर श्रीलंकन इकोनॉमी क्राइसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया था एक्सचेंज रेट बिटवीन श्रीलंकन रुपीज़ एंड द US डॉलर। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया था प्राइस कैप ऑन द US डॉलर, विच कॉस्ट इट टू बी अंडर वैल्यूड, लीडिंग इट्स ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस फ्रॉम द फॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब होगा क्या, यहाँ पर लोग फोर्स हो गए कि वो US डॉलर को यहाँ पर ख़रीदें, और यहीं पर ब्लैक मार्केट में जो US डॉलर है उसका प्राइस बढ़ गया। सो दिस व्हाट हैपेंड, जब गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर किसी भी तरीके से ग्रेशम्स लॉ को लगाती है, तो बैड मनी यहाँ पर मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है, लेकिन जो गुड मनी है वो मार्केट से यहाँ पर आउट होती हुई आपको नज़र आएगी। सो बेसिकली जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको समझना होगा। जैसे ही कोई मनी ब्लैक मार्केट में आ जाएगी, सो यहाँ पर उसकी वैल्यू अननेसेसरी हाई हो जाएगी, और एक ऑफिशियल चैनल जो है उससे ये आपको बाहर देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब एप्लीकेशन बात करें, इस कमोडिटी को कहाँ पर लगाया जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है, गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट है कमोडिटी मनी जैसे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बीच में उन्हें फिक्स कर देती है मार्केट वैल्यू के नीचे। रिजल्ट क्या होता है, लोग यहाँ पर अमाउंट को होल्ड करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो अच्छी मनी है, गुड मनी है, वो यहाँ से आपको बाहर देखने के लिए मिल जाएगी, इन अ सिमिलर मैनर जैसा आपको देखने मिला है रुपीज़ ओवर वैल्यूएशन इन दी श्रीलंका। व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट जो यहाँ पर है इन्होंने मैंडेट कर दिया कि जो प्राइस है US डॉलर का, ये बिल्कुल 200, देखिए इसको इस तरीके से समझिए, बोल रहे थे 200 श्रीलंकन रुपीज़ से ऊपर नहीं जाएगा, इवन दो द ब्लैक मार्केट रेट इंडिकेट्स अ हायर वैल्यू। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन हुआ रुपी का, इसकी वजह से सप्लाई साइड जो है डॉलर्स की वो यहाँ पर डिक्लाइन होने लगी, एंड इट पुश द US डॉलर आउट ऑफ द फॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे।
देखिए, निपा वायरस जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर से इसका ब्रेकआउट देखने मिला है हमें केरला में। समझ लेते हैं कि आखिर सिचुएशन हुई क्या है। देखिए, जैसे ही निपा वायरस यहाँ पर केरला में आया है, हमें 2 कन्फर्म डेथ इसकी देखने के लिए मिल गई है इन दी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। अब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कन्फर्म कर दिया है प्रेजेंस ऑफ निपा वायरस और आउटलाइन कर दिया है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, इन पे 4 एक्सपर्ट्स यहाँ पर बिठा लिए गए जिनको डिस्पैच किया गया कि भाई ये केरला में जाएँ और सर्वेलेंस करके आएँ। पता चला यहाँ पे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इन 2018 एंड 21 प्रीवियसली जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स और सर्विलेंस इन जगहों पर बढ़ा दिया गया है, बट स्टिल आप देखेंगे यहाँ पर निफा वायरस आपको बार बार देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, WHO का यहाँ पर बहुत क्लियरली बोलना है कि इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट हाईलाइट किया है कि ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। दैट मीन्स ये यहाँ पर ट्रांसमिट हो सकती है एनिमल से ह्यूमन में एंड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। चलिए, हम निफा वायरस को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, एक जूनोटिक वायरस है। दैट मीन्स ये यहाँ पर एनिमल से ह्यूमन में आसानी से ट्रांसमिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही अगर हम बात करें तो ये हैनी पे वायरस जीनस से बिलोंग करता है और पैरा माइऑक्सीविराडे फैमिली से ये आपको बिलोंग करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में इसका आउटब्रेक हमें देखने के लिए मिला था। आगे अगर हम बात करें तो जो पहला अपीयरेंस इसका हमें देखने मिला था, ये था डोमेस्टिक पिग में। लेटर ऑन हमें बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे डोमेस्टिक एनिमल, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्स और शीप्स में भी ये देखने के लिए मिला है। चलिए, अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो प्राइमरी जो होस्ट होता है निफा वायरस का, वो यूजुअली बैट्स हमें देखने मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वायरस जो है जी, ये यूजुअली आपको जो बैट्स होती हैं, इनके यूरिन में देखने के लिए मिलेगा, उनके फीसेस में, सलाइवा में या फिर बर्थिंग फ्लूइड्स में आपको ये बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि बैट्स एक तरीके के नेचुरल रिजर्वायर होते हैं इस वायरस को लेकर। ह्यूमन इन्फेक्शन यहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड बैट जो है, उसका बॉडीली फ्लूइड जो है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन उसको कंज्यूम कर लेता है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल डेट पाम के ऊपर है या कोई भी कंटामिनेटेड जो वस्तु है जो ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगी, उससे भी आप देखेंगे ह्यूमन तक इसके जाने का खतरा आपको देखने के लिए मिलेगा। आई वांट कि आप इस इमेज को यहाँ पर देखें, सो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर किसी को निफा वायरस हो गया तो क्या सिम्टम है, तो देखिए, सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये असिम्टोमेटिक है। दैट मीन्स इनिशियल लेवल पर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, विच इज़ वेरी सीवियर। नॉर्मली आपको फीवर, हेडेक, मसल पेन, फटीक, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, डिजीनेस या डिसओरिएंटेशन ही बस आपको देखने मिलेगा। बट अगर केस यहाँ पर सीवियर होता जाएगा तो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर एनसेफेलाइटिस, जिसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से कोमा या डेथ हो सकती है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। डायग्नोसिस की बात करें तो ये टिपिकली इसको लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू, ब्लड या फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सैंपल के थ्रू टेस्ट किया जाता है। वहीं रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइसिस चेन रिएक्शन, जिसे आप RT-PCR के नाम से भी जानते हैं, और एंजाइम इम्यूनो ऑब्जर्वेंट एसे, जिन्हें हम एलिसा के नाम से जानते हैं, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं निफा वायरस को देखने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है, सो देखिए, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या एंटीवायरल फॉर निफा वायरस इंस्पेक्शन, ठीक है। सपोर्टिव केयर्स यहाँ पर की जा सकती हैं, जैसे फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को यहाँ पर मैनेज किया जा सके। इसके अलावा सीवियर केसेस में इंटेंसिव केयर जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन आप देखेंगे, सपोर्टिव मेजर या जो रिड्यूस कर सके कॉम्प्लिकेशन को, वो यहाँ पर किए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। जी हाँ, इन्फेक्शस इन्वॉल्व अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बेड्स या उनके सीक्रेशन से संबंधित। दैट मीन्स आप अगर कोई भी चीज़ लेकर खा रहे हैं, रॉ डेट्स या पाम सेप आप लेके खा रहे हैं, तो आपको इसे अवॉइड करना ज़रूरी है। निफा वायरस की बात करें तो प्राइमरली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया और सिंगापुर में आपको ये ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी तो भाई बैट्स हैं, इनका ब्लड
यूरिन, सलाइवा, कुछ भी हो सकता है भाई। डेट के पेड़ पर जाकर ये बैठे हैं, डेट पाम सैप अगर ह्यूमन यहाँ पर ले लेता है तो इन तक चला जाएगा। कंटामिनेटेड फ्रूट है, या फिर ये पिक तक चला जाएगा और पिक के थ्रू यहाँ पर ह्यूमन में आपको देखने मिलेगा। सो एट द एंड यहाँ पर एक पब्लिक कंसर्न है, एक रिलेटिवली हाई केस है जहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो 75% से भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। सो ये कुछ कंसर्न है जो हमें ध्यान में रखने होंगे। चलिए बात करते हैं लीबिया के फ्लड के बारे में। 11 सितंबर 2030 को ईस्टर्न लीबिया में अचानक से बहुत कैटास्ट्रॉफिक आपने देखा फ्लड का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी मेडिटेरियन सिटीज़ हैं, स्पेशली अगर हम डारना की बात करें तो ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। सो इन जनरल हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि जो ईस्टर्न लीबिया है उसमें जो बाढ़ यहाँ पर आपको देखने मिली है उसका मेन रीज़न है मेडिटेरियन में उठने वाला डैनियल तूफ़ान। और इसी तूफ़ान की वजह से बहुत कैटास्ट्रॉफिक तरीके से बारिश हुई, जिसकी वजह से बांध यहाँ पर टूटेगा और पूरे के पूरे एरिया में एक बारिश देखने मिल जाएगी। चलिए सो कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आप देखेंगे अभी तक के केसेस में। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2300 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये सिटी पूरी तरीके से तहस नहस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए अगर अपन डारना की बात करें तो डारना को बहुत सालों से लगातार निगलेक्ट किया जा रहा था। यहाँ पर मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे और रिजल्ट इनटू जैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश आई यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लड हमें देखने के लिए मिल गया। फैक्शनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा था सिटी की सिचुएशन में, बिकॉज प्रीवियसली इट वाज कंट्रोल्ड बाय द इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप। और ऑन गोइंग जो मिसट्रस्ट का इशू हमें ईस्टर्न सिटीज़ में देखने के लिए मिल रहा था, जिसके कारण जो लीबिया था इट रिमेन्स डिवाइडेड बिटवीन द राइवल गवर्नमेंट एंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट, जिसकी वजह से आपको फॉरेन पावर का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। रिजल्टेड इनटू मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे। चलिए क्योंकि लीबिया यहाँ पर न्यूज़ में है, हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए लीबिया के बारे में। बट बिफोर दैट मैं चाहूँगी कि आप ये डरना जो सिटी है यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन देखें। चलिए हम अगर बात करें लीबिया के बारे में तो नॉर्थ अफ्रीका की एक ईस्टर्न कंट्री है जो आपको सिटी है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से नॉर्थ में, इजिप्ट से ईस्ट में, सूडान और चाड से साउथ ईस्ट में, नाइजर से साउथ में और अल्जीरिया से वेस्ट में, साथ ही ट्यूनीशिया से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो ये है ट्रिपोली। दूसरी मेजर सिटी जो लगातार न्यूज़ में रहती हैं वो मिसराता, साबा, डेरना और बेंगजाई हैं, जो कि इसकी मेजर सिटीज़ भी कही जाती हैं। अरेबिक यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अदर दैन दैट कुछ लोकल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर एथनिक माइनर कम्युनिटी बोलती हुई नज़र आएगी। चलिए हम यहाँ के गवर्नमेंट और इकोनॉमी की बात करें तो लीबिया को ऑफिशियली स्टेट ऑफ लीबिया भी यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि ये एक रिपब्लिक के रूप में यहाँ पर काम करती है। हालांकि ये जो कंट्री है लगातार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनियल मोहम्मद गद्दाफी 2011 में यहाँ पर थे, वहाँ पर एक ओवरथ्रो कर दिया गया कॉलोनल मोहम्मद गद्दाफी को 2011 में, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इकोनॉमी की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली ये एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर रिजर्व आपको देखने मिल जाएंगे ऑयल और नेचुरल गैसेस के। ऑयल सेक्टर यहाँ का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है रेवेन्यू के लिए, बट अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन दी ऑयल प्राइजेस, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकेंडली आपको एग्रीकल्चर यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। यूजुअली जब हम लीबिया की बात कर रहे हैं तो हमने एक शब्द सुना है फ्लैश फ्लड, ठीक है। ये भी हमें जानना होगा कि आखिर फ्लैश फ्लड क्या होता है, और उसके पहले आपको समझना होगा बेसिकली फ्लड्स क्या होते हैं। देखिए आसान भाषा में बोलें तो जब कोई भी जो जलमार्ग है, जैसे नदी है, नाला है, या जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे पानी बढ़ने की वजह से नॉर्मल से ज़्यादा जब पानी वहाँ पर आ जाता है और ओवरफ्लो होके बहने लगता है, तब हम इसे बाढ़ बोल देते हैं। फ्लैश फ्लड की बात करें तो यूजुअली फ्लैश फ्लड क्या होते हैं, कम समय में, लगभग 6 घंटे से भी कम की ड्यूरेशन में बहुत अधिक बारिश हुई मान के चलिए, ठीक है। और इसकी वजह से जो अचानक से बारिश, आपको अचानक से जो पानी बढ़ जाता है, बहुत रैपिड राइज हो जाता है, इसकी वजह से जो फ्लड आता है इसे ही फ्लैश फ्लड बोला जाता है।
ओके। सो दीज जो बेसिकली ये जो फ्लड्स होते हैं ये होते हैं एक शॉर्टर पीरियड में, ठीक है। 1 मिनट में भी आपको देखने मिल जाएंगे, कुछ घंटे में भी आपको देखने मिल जाएंगे रिजल्ट, क्योंकि ये अचानक से हुए हैं, आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और आकस्मिक तरीके से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो हमारे डैम्स हैं वो टूट जाते हैं, या जो मलबे वगैरह है वो यहाँ पे अचानक से पूरे के पूरे बहते हुए शहर में आ जाते हैं। रिजल्ट इनटू ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको फ्लैश फ्लड के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले फ्लैश फ्लड एक बहुत ही क्विक तरीके से और एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपके पास कोई खास वार्निंग नहीं होती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो अचानक से रेनफॉल आपको देखने मिल जाएगी, जो छोटी मोटी रेनफॉल नहीं होगी बट बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक रेनफॉल होगी, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लीबिया में जो डरना शहर है वहाँ पर मेडिटेरियन तूफान की वजह से हुई थी। ये जो हैवी रेनफॉल होती हैं यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, हरिकेन्स या दूसरे वेदर फिनोमिना जो होते हैं सिस्टम, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकती हैं, जैसे विद इन लाइक 5 मिनट से लेके 6 घंटे का भी ड्यूरेशन आपको देखने मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो जो वाटर वेलोसिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली डेंजरस हमें नज़र आते हैं। लिमिटेड प्रिडिक्टेबिलिटी होती है क्योंकि सडन ये सारे मूवमेंट होते हैं और इसके लिए कोई भी जो मेट्रोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो इसको यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, देखिए हैवी रेनफॉल आपको देखने मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, टेरेन या टोपोग्राफी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। चलिए इसी के साथ हम समझ लेते हैं मेडिटेरियन स्टॉर्म डेनियल के बारे में। देखिए स्टॉर्म जो डेनियल है ये ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में और ऑफिशियली इसका जो नेम है इसको हेलेनिक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ने इसका नाम रखा था। इनिशियली लेवल पर अगर हम बात करें तो 4 सितंबर 2023 को ये यहाँ पर बनना चालू हुआ था और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल ये लेके गया ग्रीस और उसके आसपास के क्षेत्रों में मेडिटेरियन से सटे हुए जगह पर। एज अ स्टॉर्म अगर हम बात करें सो डेनियल ने मूव करना शुरू किया था लीबिया में और धीरे धीरे ये एक मेडिकेन या मेडिटेरियन हरिकेन में तब्दील हो गया। मेडिकेन की बात करें तो एक रेयर हाइब्रिड वेदर फिनोमिना है जिसके अंदर आपको दोनों तरीके के फीचर देखने मिलेंगे ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन एज वेल एज द मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकेन का फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि इन द वेस्टर्न मेडिटेरियन, बट बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दी लीबियन कोस्ट लाइन। रिजल्ट इनटू अचानक से मेडिटेरियन में इसका आना इसके लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर गया, जिसकी वजह से वार्म वाटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया। यहाँ पर जो सेवरल मंथ की जो हीट थी वो यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही थी और अचानक से यहाँ पर मेडिकेन स्ट्रॉन्ग हो गया। सो मेडिकेन्स की अगर हम बात करें तो ये एक डिस्टिंक्ट आई होती है सेंटर में अटलांटिक हरिकेन के आसपास। ओके, आई वांट कि आप ये इमेज यहाँ पर देखें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टॉर्म डेनियल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर लीबिया में पहुँचा और जब ये अपनी पीक पे था, जो विंड्स की अगर हम बात करें सो ये 44 से लेके 50 mph की स्पीड पर यहाँ पर विंड चल रही थी और जैसे ये लीबिया में पहुँचा यहाँ पर इसने 16.3 इंच से भी ज़्यादा की बारिश करवा दी। रिजल्ट इनटू विद इन एन आर यहाँ पे 2 जो डैम थे डेरना के नज़दीक ये कैटास्ट्रॉफिक तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं सर क्रीक लाइन के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखिए रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, इन्होंने विजिट किया सर क्रीक को, जो कि सिचुएटेड है कच्छ गुजरात के एरिया में। अब ये यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर और इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर स्टैच्यू को लेकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर क्रीक की बात करें स्पेसिफिकली, जिसको जो एरिया है, ठीक है, सर क्रीक का जो एरिया है स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है हरामी नाला। ओके, इज़ नोन फॉर इट्स इन हॉस्पिटेबल टेरेन एंड हैज़ बीन प्रोन टू क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ एंड इनफिल्ट्रेशन। ओके, ये इसका नाम ही है, आई एम नॉट गिविंग दिस नेम, आप यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हैं। इट इज़ हरामी नाला। रोज और
ट्रेचेरियस चैनल इन इंग्लिश इसका नाम हम देख सकते हैं। सो हरामी नाला, जिसका मतलब ही है रोज एंड ट्रेचेरियस चैनल, ये एक डिफ़िकल्ट रीजन है बॉर्डर के आसपास। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसेंटली जो अमित शाह हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया है 9.5 मीटर का एक लंबा ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर, जो कि हाई रेजोल्यूशन पैन टिल्ट जूम कैमरा, जिन्हें आप BOP 1164 बोल रहे हैं, उनसे ये पूरी तरीके से लेस आपको दिखाई देंगे। ये जो टावर है लगभग 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी वजह से सर क्रीक के आसपास की पूरी एक्टिविटीज़, स्पेशली जो मड फ्लैट्स हैं हरामी नाला के आसपास के, उनका विजिलेंस करना, उनका सर्विलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए हरामी नाला की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर देखेंगे, जैसे जस्ट मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। हरामी नाला एक नेचुरल वाटर बॉडी है जो लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको फैली हुई दिखाई देगी, जो पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान इनटू द कच्छ ऑफ गुजरात तक आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको टाइडल वाटर्स देखने मिलेंगे जो पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर इस चैनल को पार करते हुए इंडियन साइड में निकलते हैं। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिच है, स्पेशली प्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनहॉस्पिटेबल है, मार्शी टेरेन है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है इस रास्ते को कि यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए, स्पेशली जब लो टाइड का एरिया हो, तब तो यहाँ से निकलना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की फ़िशिंग बोट हैं, उन्होंने कई बार कोशिश करी है कि वो हरामी नाला के थ्रू इंडिया साइड में यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर जाएं। बहुत सारी स्मगलिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग 22 ऑड किलोमीटर इस चैनल का आपको देखने मिलेगा, जो कि इंडिया की साइड में आ जाता है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है ऑफ द IB बिटवीन इंडियन साइड एंड पाकिस्तान साइड, जो कि अपने आप में एक कॉन्टेस्टेड नहीं है। ठीक है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा सर क्रीक, और यहीं पर आपका बना हुआ है हरामी नाला। देखिए बहुत समय से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में। ऑल टेरेन व्हीकल्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है, इटली से हमने प्रोक्योर किए हैं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर स्टेशन किया जा रहा है, बॉर्डर पिलर्स बनाए जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के आसपास सटी हुई हमारी बॉर्डर के साथ। ये जो एम्बार्कमेंट है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि एक्सेस हमें देखने के लिए मिल सके हरामी नाला, जहां से इंडिया में एंटर किया जा सकता है विद दी फिशिंग व्हीकल अलोन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको सर क्रीक के बारे में बात करूं तो ये देखेंगे आप यहाँ पर सर क्रीक, जो कि सिचुएटेड है कच्छ गुजरात में। ये वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज़ द वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक ये टाइडल एस्चुरी क्रिएट करता है, जिसे हम यूजुअली क्रीक का नाम भी देते हैं, जो फ्लो करती है इनटू द अरेबियन सी। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सेंटर है, एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये डिस्प्यूट यहाँ पर एक डिमार्केशन का भी काम कर रहा है, एक मैरीटाइम बॉर्डर बनाने का भी काम कर रहा है, और साथ ही जो टेरिटरीज़ हैं उनको एलोकेट करने का भी काम कर रहा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में चले जाएँ, इसके डिस्प्यूट की बात करें तो जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है ये शुरू हुआ था पार्टीशन के दौरान। ठीक है, बात करेंगे हम 1947 की। इसके बाद से लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो बेसिकली सर क्रीक कोई इट वाज नॉट स्पेसिफिकली डिमार्केटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी लगातार इस बॉर्डर पर आपको क्रिएट हो जाएगी। दोनों इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इस बाउंड्री लाइन को लेकर, जिसकी वजह से एक ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स हमें लगातार नज़र आ जाते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो इंडिया का मानना है कि ये जो बाउंड्री है, इट शुड फॉलो अ मिड चैनल लाइन which would grant it's a larger share of the creek's territory। वहीं पाकिस्तान का बोलना है that the boundary should follow the eastern bank of the creek, जिसकी वजह से जो लार्जर पोर्शन है वो किसके पास आ जाएगा, वो पाकिस्तान के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो इसी वजह से यहाँ पर दोनों जगह पर आपको लड़ाई देखने के लिए मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, हैबिटेट बना देता है बहुत सारी स्पीशीज़ बोट के लिए, मरीन रिच है, यहाँ पर आपको प्रॉन्स देखने मिल जाएंगे, फिशेस देखने मिल जाएंगे, जो कि लाइवलीहुड के लिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करेंगे क्लाइमेट फिनोमेना एंड दी फूड सिक्योरिटी।
देखिए, इंडिया लगातार बहुत सारे डिसरप्टिव वेदर और क्लाइमेट फिनोमेना को झेल रहा है, जिसकी वजह से कंट्री में आप देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स हो चुका है, गड़बड़ाया हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अधिक बारिश हुई है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आपको बिल्कुल भी बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहीं पर आर्टिकल सबसे पहले बात कर रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा वेदर पैटर्न है जो कि यूजुअली मॉइस्चर को लेकर आता है यूरोपियन सी से, मेडिटेरियन सी से, इन टू दी वेस्टर्न हिमालयाज एंड द पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पर आपको बारिश देखने मिलेगी। लेकिन करंट ईयर में हुआ क्या, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये लेट हो गया इनटू द समर, और इसी की वजह से इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है ये पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया। सो यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस प्रोलॉन्गनेस क्रिएट हुई यहाँ पर डिस्टर्बेंस की, इसकी वजह से आपको अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश देखने मिल गई इन दी नदर्न इंडिया, जिसकी वजह से आपको फ्लड्स देखने मिलेंगे वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में, हिमालयन एंड नदर्न रीजन में। और यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गए। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें समझना होगा एल नीनो इंटेंसिफिकेशन को। देखिए, एल नीनो का जो फेस है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिन्हें हम बोलते हैं, ये इस साल इंटेंसिफाई था, जो कि साउथ वेस्ट मानसून को अपने आप में इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम एल नीनो की बात करें तो इसमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होता है, जिसकी वजह से जो इंडिया में मानसूनल विंड्स हैं वो अपने आप में वीक हो गई। रिजल्ट, बहुत सारे जो पार्ट हैं कंट्री के वहाँ पर कम रेनफॉल आपको देखने मिला। अब जो रिलेशन है बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून, इट हैज़ बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी का एक पॉजिटिव फेज़ है जिसे हम इंडियन ओशन डाइपोल भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि इस कॉन्सिक्वेंस को, एल नीनो के कॉन्सिक्वेंस को बैलेंस कर सकता था। ओके, इंडियन ओशन डायपोल हमें पता है ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। एक तरफ आपके पास क्या देखने मिल जाएगा आपको, बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ अरेबियन सी। यूजुअली हम बात करें तो अरेबियन सी वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा गर्म होता है, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है ये ज़्यादा गर्म होता है कंपैरेटिव टू दी अरेबियन सी, और इसी को हम यूजुअली इंडियन ओशन डायपोल के नाम से जानते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, देखिए, एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट हो गया। इरिगेशन की सिचुएशन यहाँ पर इरिगेशन यहाँ पर ख़राब हो गया। क्लाइमेट फिनोमेनास की बात करें, एल नीनो जिसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे रेन और आसपास के क्षेत्र में वाटर स्कैरसिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, जो रेन फीड एग्रीकल्चर है जो इंडिया में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो भी पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गया। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर तो इम्पैक्ट हुआ ही, आपको वाटर सिक्योरिटी और रिजर्व ऑयल को भी लेकर एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब हमें क्रॉप्स के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ करना होगा, रिजर्व ऑयल्स का यूज़ करना होगा, विच मीन्स यहाँ पर जो इंडिया में वाटर स्कैरसिटी है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिटिकल वाटर, फूड और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट वाटर स्ट्रेस आपको देखने मिल जाएगा। क्यों, रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता है। रिजल्ट इनटू बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ब्लू वाटर स्टॉक की तरफ जाया जाएगा। रिजल्ट इनटू ग्राउंड वाटर यहाँ पर डिप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, आर्टिकल के बाद हम समझ लेते हैं इंडियन ओशन डायपोल आखिर है क्या। आई वॉन्ट यू टू सी दीज टू इमेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये इंडियन ओशन डायपोल आपको देखने मिल रहा है। वन इज़ द पॉजिटिव फेस एंड अनदर वन इज़ द नेगेटिव फेस। इसको इस तरीके से समझिए, इंडियन ओशन डायपोल एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिसमें डिफरेंस आपको देखने मिलेगा सी सरफेस टेम्परेचर में बिटवीन टू रीजन ऑफ इंडियन ओशन। द वेस्टर्न इंडियन ओशन जो कि आपको अरेबियन सी का पार्ट है, और ईस्टर्न इंडियन ओशन जो आपको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिलेगा। यूजुअली हमें दो तरीके के इंडियन ओशन डायपोल देखने मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जो कि अपने अपने तरीके से इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव आईओडी के बारे में। देखिए, ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव आईओडी फेस होता क्या है, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन होता है ये वार्म हो जाता है अपनी नॉर्मल गर्मी से भी ज़्यादा। ओके, चलिए लेट मी हाईलाइट दिस एरिया। ओके, रिजल्ट, जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर के आसपास, ये इसके मुकाबले ठंडा होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली कूल। रिजल्ट, जो पॉजिटिव आईओडी है ये क्या करेगा, यहाँ पर
हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा आपका लो प्रेशर जोन। और आपको पता है एज पर द लॉ यहाँ पर बारिश ऊपर उठेगी, यहाँ से आगे की तरफ जाएगी और मॉनसून आपको देखने मिल जाएगा। सो पॉजिटिव आईओडी क्या करेगा, अबव एवरेज रेनफॉल आपको देखने मिल जाएगी इंडिया में। ये मॉनसून को एनहांस कर देगा बिकॉज विंड्स जो है यहाँ पर मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा और यही मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से एक वेटर देन नॉर्मल कंडीशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ऑपोजिटली अगर हम नेगेटिव आईओडी की बात करें, सो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में, ये कमज़ोर हो जाता है। कारण क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्म देखने मिलेगा आपको ईस्टर्न एरिया, विच मीन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आपका लो प्रेशर, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, रिजल्ट इनटू रिवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। बिलो एवरेज रेनफॉल आपको देखने मिल जाएगी क्योंकि अब यहाँ से जो ठंडी यहाँ से जो हवा है वो किस तरफ जाने लगेगी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास जाने लगेगी। सो नेगेटिव की वजह से बिलो एवरेज रेनफॉल हमें देखने मिल जाएगी, मॉनसून सर्कुलेशन यहाँ पर कम हो जाएगा और ड्रायर कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आईओडी जो है वो इंडियन ओशन मॉनसून को इम्पैक्ट करता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल नीनो के कॉन्टेक्स्ट में भी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। राजनाथ सिंह ने यहाँ पर फाउंडेशन रख दिया है न्योमा एयरफील्ड नियर एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। न्योमा एयरफील्ड बहुत ही क्लोजली एलएसी के पास लोकेटेड है। लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट यहाँ पर लगाया गया है लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में और एयरफोर्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में। हम पहले भी इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। देखिए न्योमा की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हाईएस्ट जगह पर बना हुआ अपने आप में एक एयरफील्ड आपको देखने मिल जाएगी। एलएसी से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कारण क्यों? चाइना एलएसी में इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट करता जा रहा है मिसाइल और रडार सिस्टम के लिए। ऐसे में न्योमा को अपग्रेड करना एक तरीके से हमारा एंटी चाइना एक्सेस क्रिएट करना है, राइट। सो न्योमा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्सपेंडेबल रनवे है, एक फेवरेबल वेदर कंडीशन प्रोवाइड कर देता है। रिजल्ट इनटू अगर यहाँ पर आपको किसी भी एयर को यहाँ पर रखना हो, आप किसी भी आपका जो व्हीकल है वो यहाँ पर उतारना हो, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि ये बैटल फ्रंट के पास है, इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्स टाइम है वो कम लगेगा। एक बेसिक सेटअप्स जो रनवे के लिए यहाँ पर मिलना चाहिए वो आसानी से मिल जाते हैं। वर्सेटाइल हो जाता है, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के जो एयरक्राफ्ट है उन्हें आसानी से यहाँ पर उतारा जा सकता है। लिमिटेड फैसिलिटी, वेदर सेंसिटिविटी और वल्नरेबिलिटी की कंडीशन में भी इस तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक हो जाते हैं। सो बेसिकली वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है वही आपको लद्दाख का न्योमा देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन के बारे में। सो दीज आर दी 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर देने हैं। इसके लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो।